कि अमेरिका के हिप्पियों ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। उनको लगा कि जिस प्रकार से हम अराजकता की जिंदगी जी रहे हैं, नंग-धरंग हैं, तो भारत के किसी ज्ञानी को बुलाया जाए, किसी विद्वान प्रोफेसर को बुलाया जाए, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। भारत के विद्वान हिप्पियों के उस कार्यक्रम में जाते हैं। सुबह कार्यक्रम होने वाला है। भारत के विद्वान यह सोच रहे हैं कि मैं हिप्पियों के कार्यक्रम में जाऊंगा और हिप्पी लोग तो नंगे रहते हैं और मैं कपड़ा पहन करके जाऊंगा तो उनको खराब लगेगा, तो क्यों नहीं उनके सम्मान में मैं कपड़ा खोल के मैं उस कार्यक्रम में जाऊं। इधर भारत के विद्वान यह समझ रहे हैं कि हिप्पियों के कार्यक्रम में मुझे जाना है तो कपड़ा पहन करके जाना ठीक नहीं है, वे लोग नंगे रहते हैं, हमको भी नंगा होके जाना है। उधर हिप्पी के आयोजक सोच रहे हैं कि भारत के विद्वान हमारे यहां आ रहे हैं, वे लोग तो सभ्य शुभ्र वेश में आएंगे, कपड़ा पहन के आएंगे, तो उनके सम्मान में हम लोग को आज कम से कम कपड़ा पहन लेना चाहिए। तो सारे हिप्पी अपने कार्यक्रम में कपड़ा पहन करके बैठे हुए हैं और भारत के विद्वान जब वहां जाते हैं तो वह नंगे खड़े हैं। आज जो स्थिति है कि पश्चिम की जो अंधी नकल का जो दौर है, जो स्टाम्पिंग बाहर से हो रहा है, चाहे ज्ञान सत्ता पर हो, चाहे अर्थ सत्ता पर हो, चाहे राज सत्ता पर हो, जब तक विदेश का स्टाम्पिंग नहीं होता है तो भारत के बुद्धिजीवियों के मन में ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता है, ऐसा आत्मविश्वास पैदा नहीं होता है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं या नहीं हूं। यह केवल बौद्धिक जगत की बात भी नहीं है, चारों तरफ यही मामला है। हमें अपने ही हमारी जो अपनी विरासत है, हमारी जो अपनी परंपरा है, हम लगातार अपनी परंपरा को गाली देते हैं, अपनी विरासत को खारिज करते हैं और उसको लगता है कि विरासत की बात करना यह पिछड़ेपन का प्रतीक है, परंपरा की बात करना वह बिल्कुल अर्थहीन बात है। तो खारिज करने के चक्कर में भारत की महान विरासत परंपरा को भी हम धो डालते हैं, खारिज कर डालते हैं। लगातार हम इस बात की चर्चा करते हैं। जब हम खेत में निराई करते हैं तो निराई करने वक्त किसान यह ध्यान रखते हैं किसी उत्पादक पौधे या किसी महत्वपूर्ण पौधे की कटाई नहीं हो जाए, अनुत्पादक घास को काटते हैं। हम कथित प्रगतिशीलता के चक्कर में भारत की जो महान परंपरा रही है चिंतन की, हमारे ऋषि मनीषी दार्शनिकों ने जो हमें महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, हम पश्चिम के व्यामोह में, उसकी अंधी नकल में अपनी महान विरासत को खो देते हैं। आज डॉक्टर राकेश रफीक हैं, हमारे बीच मौजूद हैं कि 21वीं सदी में हम भारतीयता को किस दृष्टिकोण से देखें। भारतवाद और भारतीय परंपरा और भारतीय विरासत के ऊपर 21वीं सदी में जो साम्राज्यवाद का जो बदला हुआ चेहरा है, यह चेहरा हमारे लिए कितना नासूर है। यह हमारे जीवन मूल्य पर, हमारी चिंतन प्रक्रिया पर किस प्रकार से यह नया साम्राज्यवाद हमारे लिए खतरनाक है। भारत का बुद्धिजीवी भारतीयता को केंद्र में रख करके भारत के तासीर को रेखांकित करके सोचना शुरू ही नहीं करते हैं। आज हम डॉक्टर राकेश रफीक से सुनना चाहेंगे कि आखिर उनकी दृष्टि में भारतीयता क्या है, भारतीय परंपरा क्या है और इस परंपरा और प्रगति का क्या संतुलन और समन्वय हो सकता है। डॉक्टर राकेश रफीक, आज हम आपसे सुनना चाहते हैं और स्वागत है, आप अपनी बात रखें। देखिए, बात जो शुरू होती है उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि 16वीं-17वीं शताब्दी में जब मंगोलों और तुर्कों से पिटे हुए यूरोप के लोग अपनी खोज में निकले कि कोई ऐसे रास्ते खोजे व्यापार को, तो उस समय जिन देशों में भी वो गए और गुलाम बना के बेचने की जो उनकी पहले से परंपरा आ रही थी अफ्रीका से या कहीं से,
तो भारत में जब वो आए तो उससे पहले भारत उनके लिए एक कपड़ों का और दूसरी ऐसी चीजों का देश था जहां रोमन सभ्यता में जहां भारत की चीज पहुंची, गरम मसाले जी पहुंचे हाथ के हाथ बिक जाती। वॉल्यूम थोड़ा आप कर लें। तो दुनिया के अन्य मुल्कों के अलावा भारत में अपनी गुलामी को स्थायी रखने की चिंता जी ब्रिटिश शासकों को सबसे ज्यादा थी। और यहां आके जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को ईसाई बनाना संभव नहीं है, तो इनकी गुलामी कैसे ऐसी रखी जाए जो दीर्घकालिक गुलामी में चले। जी तो इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों की स्वतंत्र परंपराओं को तोड़ के उनकी मानसिक गुलामी पैदा करने के लिए अपनी व्यूह रचना की। जी और उस मानसिक गुलामी में हम लोग निरंतर फंसते गए और आज भी पूरा देश फंसा हुआ। तो भारत की जो परंपरा थी, एक ही उदाहरण से हम समझें कि भारत में जो आपने चैनल बनाया, जैसे भारत में शास्त्रार्थ की एक परंपरा थी, ज्ञान की खोज के लिए विरोधी विचारों को आपस में टकराना और सुनने वालों को ये सुनना जिससे वो ज्ञान की गहराई में जाए, ये एक परंपरा थी। लेकिन इस परंपरा का निषेध होके, मैं पूरी बात पे बाद में जाऊंगा कि विलियम जोन्स ने कैसे हमें गुलाम बनाना शुरू किया, लेकिन मैकाले की शिक्षा पद्धति के माध्यम से हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ गए जहां क्वेश्चन का आंसर रटना, और आंसर वही है जो अंग्रेजों ने बताया, और वो जस का तस लिख देने पे पूरे नंबर है। अगर हमने जरा भी अपना दिमाग लगा दिया तो हमारे नंबर कट जाए। तो इस परंपरा से विकसित होता हुआ भारत का बौद्धिक जगत आज भी यहां खड़ा है कि यूरोप और अमेरिका में जो बहस चल रही है, उस बहस को हमें केवल हिंदुस्तान में परोस देना। यानी मैकाले की शिक्षा की जो खूबी थी कि पहली बार वहां से जो लोग पढ़ के निकले तो उन्हें ये मालूम पड़ गया, जैसे ज्ञान उनका ये जग गया कि हमारे भारत के लोग बड़े मूर्ख हैं और हमारे पिता को कुछ नहीं पता था, हमारे बाबा को कुछ नहीं पता था, सारा हमें पता चल गया अंग्रेजों के माध्यम से। तो वो समझाने के लिए निकल पड़े कि अब हम गरीब भारतीयों को या गांव के भारतीयों को ये बात समझा दें। और आप देखिए ये परंपरा आज तक चल रही है। किसी भी मीटिंग में जाओ तो लोग क्या कहते हैं, ये हमने सोच लिया, और सोचा हुआ वो होता है जो वो यूरोप के अखबारों से या कहीं से पढ़ लेते हैं जी। और उस सोचे हुए को उन्हें गांव में समझाना है जाके। कभी कोई सामाजिक संगठन ऐसा बनता है जो कहे कि हम गांव की दुनिया में जाके भारत के गरीब आदमी से भारत की संस्कृति और सभ्यता को सीखना चाहते हैं और उसके अनुरूप भारत बनाना चाहते हैं जी। इस बात को कोई नहीं कहेगा पड़ा। और यही विभाजन हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की सोच और नेहरू से लेके तमाम जो पश्चिम में पढ़ के आए लोग, उनकी सोच का एक अंतर। उनकी बौद्धिक दुनिया अंग्रेजों की बनाई हुई दुनिया थी, जिसके खांचे में वो भारत को फिट करना चाहते थे। और महात्मा गांधी भारत के जीवन में जीते हुए भारत की परंपराओं के अनुकूल भारत के लोगों को खड़ा करना चाहते थे अपनी आजादी के लिए। इसलिए जो एक शोर मच गया दुनिया में मार्क्सवाद के आने के बाद कि आर्थिक जगत को समझो और उसके कॉन्ट्रडिक्शन को पकड़ो, उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो उसी पे बहुत से लोग आज तक चल रहे हैं। उनसे कहो भाई एक मोहल्ले में झगड़ा क्यों हो गया दो लोगों में, तो वो कहेंगे कुछ ना कुछ आर्थिक कारण होता है, यानी अन्य कारणों को निषेध कर देते हैं। ऐसे समय में महात्मा गांधी ने जो अपनी लड़ाई शुरू कर दी, आप गौर करिए कि उन्होंने लड़ाई संस्कृति के क्षेत्र में शुरू की। और हिंद स्वराज ये चेतावनी देती है कि हम पश्चिम का अनुकरण ना करें, क्योंकि अनुकरण करने में हम एक भौंडे उनके प्रतिरूप बन जाएंगे, उससे तो काम चलेगा नहीं। तो हमें अपनी जड़ों के साथ खड़ा हो। उन्होंने ये भी कहा इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी नई हवा को आने नहीं देंगे, लेकिन हम अपनी जमीन पे खड़े होंगे और हमारी हर खिड़की खुली होगी, देखेंगे अपनी जमीन से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो बात उन्होंने प्रकट की अपनी पहली पुस्तक में, जो पहली पुस्तक उन्हें मिली, मतलब लिखी उन्होंने हिंद स्वराज, और पूरा जीवन वो अपने उसके साथ चलते रहे।
आप अगर उनकी आत्मकथा देखेंगे तो वो भी इस बात के लिए आत्मकथा है कि उन्होंने अपने पूर्वजों के अंदर क्या देखा। उनके घर जैन भी आ रहे हैं, उनके अंदर दूसरे सेक्ट के लोग भी आ रहे हैं घर में और बातें सुना रहे हैं। तो एक हिंदुस्तानी मने नहीं करता किसी भी विभिन्न विचारों के या विभिन्न धर्मों के या विभिन्न सेक्ट के लोगों की बात सुनने से, और सबके प्रति आदर का भाव रखता है। तो ये भारतीय संस्कृति की बात। इसी तरह से आज तमाम एक बहस चलती है धर्मनिरपेक्षता की। तमाम आंदोलन खड़ा है कि भाई धार्मिक लोगों के खिलाफ हम धर्मनिरपेक्ष हैं। तो ये बात नहीं चलेगी, क्योंकि गांधी जी ने इस बात को समझते हुए कहा सर्वधर्म समभाव। अब सर्वधर्म समभाव की संस्कृति क्या है कि हम अपने धर्म को मानते हैं लेकिन सभी धर्मों का आदर करते हैं। उनका व्यक्ति कोई बात कह रहा है उसे भी सुनना है। तो गांधी जी के पास बाइबल लेके भेंट करने गया तो वो कहते हैं बाइबल भी बहुत महान पुस्तक, मैं इसे पढ़ूंगा। कुरान लेके गया तो भी वो यही बात कहते। लेकिन अपने जो उनके संस्कार थे वैष्णव संस्कृति से जो उनका ज्यादा लगाव था, तो उसके तहत वो खड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ने का साहस भारत के बुद्धिजीवियों में और बुद्धिजीवियों में इस तरह का नहीं दिखा। तो इसलिए हमें भारतीयता की अगर बात करनी तो भारतीयता कोई हिंदू धर्म नहीं है। भारतीय भारत की एक संस्कृति है जी। और उस संस्कृति में एक प्रवाह है। जैसे कहा जाता है कि भाई परिस्थितियां बदलेंगी तो विचार भी थोड़े से आगे बढ़ेंगे। तो भारत का जो विचार प्रवाह है उस विचार प्रवाह को समझना था भारत के लोगों को। लेकिन हमने मान लिया कि जैसे मध्ययुग था यूरोप का अंधकारपूर्ण, उसी तरह का कोई मध्ययुग भारत में था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब एक बीच में प्रश्न मैं कर लेता हूं कि आपने अभी कहा कि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, जो मैकाले के मानस पुत्र भारत में भरे पड़े हैं, जो अपनी महान विरासत को जिन्होंने खारिज किया। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के जो दलित वंचित समाज रहे हैं, भारत का जो सर्वहारा समाज है, खास करके बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता हूं, वो खादी नहीं पहनते हैं, धोती नहीं पहनते हैं। वो कहते हैं कि मैकाले आकर के जो भारत को जो नॉस्टैल्जिया के शिकार हैं, जो अतीत मोह के शिकार हैं, उनके साथ जो यातना हुई, उस यातना की मुक्ति मैकाले की शिक्षा पद्धति से मिली। और बाबा साहब जो उस अंग्रेजियत के पक्ष में खड़े होते हैं कि अंग्रेजों ने ज्यादा बेहतर हमारे जीवन के लिए किया, बजाय यहां की परंपरा ने तो हमें हमारा शोषण किया। तो आप जब मैकाले पर सवाल खड़ा करते हैं तो बाबा साहब की पीड़ा को आप क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बाबा साहब की विरासत तो मैकाले के करीब है। देखिए, बाबा साहब को समझने के लिए भी दो बातें समझनी है, क्योंकि पढ़ के तो वो भी अमेरिका में आए, ह्यूमन राइट्स की बात थी, वो बातें वो करते थे। लेकिन दो पॉइंट उनके जीवन के ऐसे हैं कि उससे अगर दलित समाज नहीं समझेगा तो समझ नहीं पाएगा कि वो अंत में चाहते क्या है। पहला पॉइंट है पूना पैक्ट, जिसे प्रचार तंत्र ने पूरा दलितों को ऐसा खड़ा कर दिया जैसे उन पे अन्याय हो। लेकिन पूना पैक्ट उन्होंने स्वीकार किया गांधी जी के डिस्कशन के साथ, और उनकी समझ में आया कि भारतीय समाज को तोड़ना उचित नहीं। यानी हम भारत में यूरोप की तरह छोटे छोटे देश नहीं बना सकते। इस्लाम के नाम पे एक देश बना दें, दलितों के नाम पे एक देश बना दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं भी किसी का कंसंट्रेशन नहीं है। हर गांव में हर एक पाया जा रहा है, तो आप ऐसे करोगे कितना कष्टकारी होगा। तो वो ये बात समझ गए गांधी जी की कि वोट बैंक एक होना चाहिए और उससे इलेक्शन लड़ना चाहिए, और सीटें ज्यादा मिल सकती हैं उसकी कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब उनके सामने एक सवाल आया कि भाई सो कॉल्ड हिंदू धर्म जो उनके सामने प्रस्तुत हो रहा था, आज रिसर्च बहुत आगे बढ़ गई है, अंग्रेजों के सारे झूठ खोले जा सकते हैं। लेकिन जब आदमी पढ़ता है और चारों तरफ एक झूठ का प्रचार तंत्र उसके होता है तो उसको लगता है बहुत सी बातें वो सही है। तो उनके जानने के बाद और चिंतन के बाद भी वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हमें बौद्ध होना है। बौद्ध क्यों होना है, ईसाई क्यों नहीं हो जाना? जब अंग्रेज इतने ही उनके करीब थे, इतना ही विश्वास था, तो लास्ट में आके बौद्ध क्यों होना? तो बौद्ध होने में भारतीयता है। तो भारतीय संस्कृति और पैराडाइम से अंबेडकर बाहर जाने की बात नहीं करते।
जी तो ये उनका जो अचीवमेंट है, ये बात समझने की बात। और अंग्रेजों का सारा झूठ जो उस समय सामने नहीं आ रहा था, आज खुद ही दलित आंदोलन खोलता है। मान लो कहता है कि बौद्धों और हिंदुओं का संघर्ष हुआ, और उसके बाद हुएन सांग की किताब छापता है, फाइयान की किताब छापता है, जिसमें सब जगह बौद्ध मौजूद हैं, कहां कहां वो लोग ठहरे। तो कॉन्ट्रडिक्शन है खुद। तो मैं जी कहता हूं दलित समाज के लोगों से, आप ही तो छाप रहे हो इन्हें, आप इन्हें ही पढ़ लो। तो जो जी। बात आप बोल रहे हो उसके विपरीत ही बात छाप रहे हो। तो डॉक्टर तो साहब ऐसी एक प्रश्न चिंतन और, में जाना एक पड़ेगा। प्रश्न और बीच में करना चाहता हूं कि जब आप डॉक्टर साहब से बाबा साहब पर आप बात कर रहे थे अभी, मैं कह रहा हूं कि जब भारतीयता उसके चिंतन के केंद्र में था कि वो ईसाई नहीं बनते हैं, मुसलमान नहीं बनते हैं, अगर बाबा साहब की विरासत बौद्ध बनने के लिए बेचैन है तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? आप उसको धर्मांतरण के रूप में क्यों देख रहे हैं? आप उसको इस रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि भारत की मिट्टी से निकली हुई जो चिंतन प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को अंबेडकर और अंबेडकर की विरासत स्वीकार करती है, तो इसमें आपको राष्ट्रवाद क्यों नहीं दिखता है? यह बेचैनी क्यों होती है कि हिंदुत्व को त्याग करके बौद्ध हो गए तो भारत के राष्ट्रवाद पर बड़ा खतरा है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तब हम निविर जी पर देखिए, आएंगे, निविर जी से बात करेंगे। विद्वान लोग समझ लेते हैं अपने जीवन में कि मूल बात क्या है, लेकिन उसके अनुयायी चूंकि लिखा बहुत होता है, वही शुरुआत से हम लिखना शुरू करते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने एक बात कह दी थी कि अगर मेरे दो लेख आपस में विरोधी हों तो बाद वाले को सच माना जाए। जी मार्क्स पे भी जब डिबेट चली तो प्री मार्क्स और मैच्योर मार्क्स की बात हुई, जी दोनों फेस उसके चेंज करे, बाद में हम पहुंचते हैं। तो इसी तरह से अंबेडकर को समझने के लिए उन्होंने बाद में, जब गांधी जी के कहने पे वो कानून मंत्री बने, संविधान सभा में गए, तो उसके बाद जो उनका रोल है, जैसे आरक्षण की बात आती है, तो आरक्षण क्या है? जी शेयरिंग ऑफ स्पेस। भाई हम अलग देश नहीं बनाएंगे, जी लेकिन हम अगर हमारे अंदर अगर जातिवाद जीवित है तो हमारी जातियों को शेयरिंग ऑफ स्टेट करना, जी जो सोवियत संघ में भी करना पड़ा। जी दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो फेडरलिज्म हुआ तो करना पड़ता है, एक कम्युनिटी है, एक कल्चर है, उसको आप एंड कैसे कर दोगे? जी तो शेयरिंग ऑफ स्टेट पे बात गई, और इस बात को मैं मानता हूं काशीराम जी ने आगे बढ़ाया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। भाई जी राज्य तो हम मिलके बनाएंगे। जी और आप एक बात समझ लें कि भारत के गांव के बारे में जो चित्रण किया जाता है दलित आंदोलन में, वो सच नहीं है। जी क्योंकि एक आबादी इतने समय तक साथ रहती है तो उसकी एक व्यवस्था है गांव। तो गांव में कुटुंब के अंदर की लड़ाई कुटुंब निपटाता है, जी और जाति के अंदर की लड़ाई जाति निपटाती है, जी और दो रहने वाली जातियों के बीच की लड़ाई गांव की पंचायत निपटाती है। क्या बात है? सिस्टम जी चलता रहता है। जी और जब जाति के रूप में समूह संगठित है गांव के अंदर भी, तो कौन ऐसे व्यक्तिगत अत्याचार कर देगा? तो खेल पूरा ये है, जिसे समझने में हम लोग नहीं जाते, कि अंग्रेजों ने आके जो हमारी दुनिया बिगाड़ दी। जी भाई जमींदार बाहर का आ गया, पहले उनका लोकल आदमी था, उनसे प्रेम करता था। अब बाहर का जी जमींदार जिसने 1857 में गद्दारी करी, वो आके बैठ गया और उसे टैक्स लेना है, तो वो अत्याचार कर रहा है। तो वही अत्याचार करवा रहे हैं, और वही फिर बता रहे हैं कि भारत के अंदर ही अत्याचार हुआ। ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर अत्याचार होता है, एक उदाहरण पे आप गौर करें कि जहांगीर का घंटा रहता था बाहर टंगा। जी जहांगीर का घंटा कितनी बार बजा पूरे शासनकाल में? 4-5 बार। जबकि हर आदमी स्वतंत्र वहां जाके घंटा दबा दे तो जहांगीर न्याय करेगा। जी तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम अपनी मजबूती से चल रहा है, जी लेकिन हम किसी बात को किस तरह से प्रस्तुत कर देते जी। हैं। हमने तो जैन डॉक्टर साहब जी, हम्म, एक बात और मैं जानना चाह रहा था, तब मैं निविर जी से भी प्रश्न लूंगा भी, लेकिन एक प्रश्न और छूट रहा है। आखिर जो अपंग बुद्धिजीविता की जो जमात है, जो अपंग बुद्धिजीवियों की जो फौज, जिसको लेम इंटेलेक्चुअलशिप कहते हैं, अब दिव्यांग शब्द तो वहां कहना ठीक नहीं है, जो अपंग या लेम इंटेलेक्चुअलशिप है, तो भारत को इस 21वीं सदी में भारतीय समाज, भारतीय जीवन मूल्य, वे ऑफ लाइफ, इसके सामने जो नई चुनौतियां हैं, हम भारतीयता को कहां से खड़ा होकर के भारतीयता को देखें, और इसको खतरा कहां और इसको कैसे बचाएंगे? तब आप इस बात को रख दें, तब हम लोग जो है, अभी स्वामी जी भी जुड़ गए हैं,
और निविर जी से तब फिर काउंटर क्वेश्चन होगा, फिर अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। जी, कहां से हम लोग देखना शुरू करें भारतीयता को? देखिए, भारतीयता का दौर जो है, उसका सबसे करीबी काल, मैं प्राचीन काल का ही वर्णन कर सकता हूं, लेकिन सबसे करीबी काल जिसका साहित्य में उपलब्ध है, वो सूफी और संतों का काल है। जी, अब सूफी और संतों में क्या समन्वय था? जी, और संत जो दक्षिण से लेके और उत्तर भारत तक थे, और मैं कहता हूं कि रैदास के मंदिर उत्तर भारत में पाए जाते हैं। आप देख लीजिए, आज भी बनारस के घाट पे चले जाइए, वहां रैदास का मंदिर है, बहुत प्राचीन है। जी, तो जिस समाज ने अपने समाज में, बनारस के सारे घाटों पे जाइए, अलग अलग जातियों की घाट है, जी, तो जाति तो एक वास्तविकता थी भारत, लेकिन रैदास का मंदिर बनता है ना, मीरा रैदास को गुरु मानती है ना, जी, तो इस भारत को हम क्यों नहीं समझना चाहते? हम अंग्रेजों के आगमन के बाद जो उन्होंने तहस नहस कर दिया हमारा आर्थिक ढांचा, कई जातियों के रोजगार छीन लिए, कई को तबाह कर दिया, और उसके बाद उसकी जिंदगी में जो दुख आए, उसके आंसू पहुंचने के लिए चार बातें कर दी, उन्हीं को क्यों याद करें? तो वहां से हमें भारतीयता को पकड़, जी, यहां से पकड़ना है कि रैदास की शिष्या मीरा हो सकती है, और रैदास और कबीर भी आपस में एक साथ हो सकते हैं, और निजामुद्दीन औलिया और तमाम सूफी संप्रदाय के लोग साथ होते हैं। और इससे भी पहले जाओगे, कभी आप इस पे चर्चा करोगे, तो सूफी और यहाँ के संत, इन सब में जो गोरखनाथ और सिद्धों का रोल है। अब सूफी परंपरा को लोग ईरान से जोड़ देते हैं, लेकिन इसकी गहराई में जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जो हमारे सिद्ध हुए हैं, वज्रयान शाखा के बौद्ध, उन सिद्धों के प्रभाव से ही बात पैदा हुई। जी, इसलिए उस सूफी मत का कोई इस्लाम के साथ उतना नहीं है, वो ईरान जी, का एक विद्रोह है, ईरान के जी, वैज्ञानिक लोगों का विद्रोह है, जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। जी। निविर इन जी, अब बातों जो है, जी, जी, निविर जी, अब अभी डॉक्टर राकेश रफीक को